नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस टूर एंड गाइड की क्लास में। संपूर्ण टूर एंड गाइड को आज की मात्र एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई पार्ट 1 पार्ट 2 बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। और अगर आज की इस क्लास को आपने कंप्लीट वॉच कर लिया तो बिल्कुल इसके बाद आपको कोई दूसरी क्लास या फिर दूसरा वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, साथ ही में आपका चाहे माइनर विषय हो टूर एंड गाइड या फिर आपका मेजर विषय हो टूर एंड गाइड, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से उम्दा कंटेंट के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एक क्लास को बनाने में काफ़ी सारी मेहनत लगती है और 2-3 दिन की मेहनत जब कर लेता हूँ, इसके बाद आपके पास क्लास लेकर के आता हूँ, क्योंकि बहुत अब मैं सोचता हूँ जितना उम्दा कंटेंट, जितना बेहतरीन कंटेंट आपके लिए ला सकूँ, उतना मेरा काम जो है कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 जो है आपके सामने है ना। संपूर्ण क्वेश्चंस के साथ हम डिटेल्स भी जानेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। देखो, अब जब कोई व्यक्ति देश से बाहर जाता है तो पासपोर्ट पर एक मोहर लगाई जाती है। उस मोहर को हम क्या कहते हैं? प्रवेश लिखा होता है, अंदर या फिर बाहर निकलना। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उस पर लिखा होता है बाहर निकलना। जब कोई व्यक्ति है अपने देश से बाहर जाता है तो उसके पासपोर्ट पर जो है लिखा होता है बाहर निकलना। अब देखो, पासपोर्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी रहती हैं, आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ लें और बोल दे कि इनमें से पासपोर्ट पे क्या नहीं लिखा रहता है। अब समझो, आपकी तस्वीर रहेगी पासपोर्ट पे, दूसरा आपका नाम रहेगा, जन्म तिथि रहेगी, डेट ऑफ बर्थ जिसे हम कहते हैं, मूल देश का आपका नाम रहेगा, आप किस देश के निवासी हैं, है ना, हस्ताक्षर आपके रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पासपोर्ट में आपकी मिलती हैं। समझ गए बात कि नहीं, बताओ, है ना। अगर आप समझ गए तो एक पॉइंट और बेहतरीन ढंग से अपनी कॉपी में लिख लो। जापान के पास लगातार 5वें साल, कितने साल? लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है ना। और जापान के, अगर आपके पास जो है जापान का पासपोर्ट है तो आप 193 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, ठीक। और बिना वीज़ा के 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं। किससे? भारत के। बताओ, भारत के पासपोर्ट से आप कर सकते हैं कि नहीं, है ना। शेयर जरूर कर दो वीडियो को। अगर अच्छा लग रहा हो, आप भी चाहते हैं कि आपके भी दोस्तों की मदद हो जाए, है ना, तो बिल्कुल शेयर कर दो अपने दोस्तों को और फैला दो बिल्कुल वीडियो को। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। आपके सामने रहेगा, जब किसी कर्मचारी को पूरी तरह से सवैतनिक अवकाश दिया जाता है। अब देखो, सवैतनिक अवकाश मैं आप चर्चा करूंगा अभी नीचे, समझो पहले बात। तो इसे क्या कहा जाता है, बताओ? क्या समूह भ्रमण कहा जाता है, स्वतंत्र भ्रमण कहते हैं, या फिर समावेशी दौरे की बात होती है, या फिर प्रोत्साहन दौरा होता है? सब कुछ पढ़ेंगे, समावेशी दौरे भी पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के प्रॉपर राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रोत्साहन दौरा। देखो, सवैतनिक जो अवकाश होता है वो क्या है? सवैतनिक अवकाश होता है कि वेतन के साथ, देखो अगर वो छुट्टी पर भी है उसके बाद उसे वेतन दिया जा रहा है, फिर वो कहीं पे भ्रमण के लिए जाता है, तो उसे प्रोत्साहन दौरे के अंतर्गत उसे हम रखते हैं, ठीक। अब समझो एक बात और, एक यात्री अपना सामान जो है हिंडोला में जमा करता है। कहाँ करता है? हिंडोला में जमा करता है। ये हम हवाई यात्रा की बात कर रहे हैं, है ना। उड़ान के लिए पैदल मार्ग को जो है हवाई पुल कहा जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे, क्या कहते हैं? हवाई पुल कहते हैं उड़ान के लिए जो पैदल मार्ग होता है उसको। समझ गए बात? चलो, प्रश्न नंबर 3 जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा। पर्यटन के लिए उपयोग किए जाने वाले जल परिवहन को क्या कहते हैं? तो भाई साहब, समुद्र में यात्रा करना उसे कहते हैं। याच या नाव से इसका कोई भी संबंध नहीं है ना। और लाइक जरूर कर दो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो। प्रश्न नंबर 4 की मैं बात करूंगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल परेशान ना हो, हम बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक चलेंगे, ठीक है। टूरिस्ट उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये टॉर्नोस से हुई है ना। और ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है। कैसा है भाई? लैटिन वर्ड है। जितने भी आपके संगठन हैं हम सबसे समझेंगे, सारे को सुन लेंगे। TAII, जैसे हम टाई कहते हैं, कि स्थापना का वर्ष है, क्या है भाई? तो 1951 जो है टाई की स्थापना का वर्ष है। अब समझो पहले टाई है क्या। 3 से 4 पॉइंट यहाँ से हम क्लियर करेंगे। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सबसे पहले। दूसरी बात, स्वतंत्रता के 4 साल बाद जो है इसको शामिल किया गया था, ठीक। और तीसरा पॉइंट जो इसमें से रहेगा, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के साथ जो है वो मिलकर के काम करता है, टाई, ठीक। और ये जो संगठन है वो किसका है? पर्यटन का है। और एक बात और समझो, टाई के अभी तक टोटल 64 सम्मेलन हुए हैं, जिसमें श्रीनगर या JNK में, भारत की मैं बात करूं तो ये 64वां सम्मेलन था। समझ गए बात? चलो, अगर समझ गए और इतनी चीज़ें लिखते हुए अगर आप चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो,
प्रश्न नंबर 6 आपके सामने रहेगा, एक व्यक्ति जो दूसरे में बस जाता है, दूसरे देश में बस जाता है या दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, यहाँ पे लिख नहीं पाया है, और उसकी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो क्या कहलाता है वो? क्या प्रवासी कहते हैं, प्रवासी कहते हैं, उत्प्रवासी या फिर अप्रवास कहते हैं? तो अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो हो जाएगा अप्रवासी। जब एक व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के रहने लगता है और वहाँ की अगर सिटीजनशिप या नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे हम अप्रवासी कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रहेगा, प्रश्न 7, जापान बुलेट ट्रेन का सेकंड नाम क्या है? तो भाई साहब हिकारी जो है जापान बुलेट ट्रेन का दूसरा नाम है। प्रश्न 8 की मैं बात करूं, भारत में पहला मेट्रो रेलवे कहाँ है? तो भारत का पहला मेट्रो रेलवे की मैं बात करूं तो कलकत्ता हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संगठित रेल परिवहन किस वर्ष में शुरू हुआ? तो 5 जुलाई 1841 में जो है भारत प्रथम संगठित रेल परिवहन शुरू हुआ था। 10 की बात करूं अगर प्रश्न, तो भारत में पहली ट्रेन जो है 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे तक चली थी। इतना भी आप याद रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। और प्रश्न 11 आपके सामने है, देखो थोड़ा सा हो सकता है आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो, तो आप रोक रोक करके चीज़ों को लिखते हुए चलें, ठीक है, परेशान ना हो, क्योंकि वीडियो लंबी भी हो सकती है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है। समझ गए बात? भारत का रेल संग्रहालय जो है वो कहाँ है? तो घाटकोपर मुंबई में है। इसको भी अपनी कॉपी में लिख लो, याद रख लो कि भारत के अगर रेल संग्रहालय की जब भी बात आती है तो घाटकोपर की बात होती है। तो ये घाटकोपर कहाँ है? भाई साहब मुंबई में है। हरिद्वार एक अच्छी जगह है, आपसे पूछ लें कि भाई साहब बताओ हरिद्वार एक अच्छी जगह है, ये कैसी जगह है ना? तो आप कह देना उनसे कि ये धार्मिक जगह है ना, और आध्यात्मिक जगह है। अमरनाथ की बात करूँ तो अमरनाथ कहाँ है? कश्मीर में है। और बद्रीनाथ की बात करूँ तो क्या उत्तराखंड में है? आप हमें कमेंट में जरूर बताओ उसके बारे में। ठीक है, प्रश्न 12 की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने है, भारत में नृत्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारत में जो नृत्य हैं उन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो फोक डांस और दूसरे क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, और दूसरे कौन से हैं? लोक नृत्य हैं। अब देखो जितने भी नृत्य हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, पर मैंने इस वीडियो में 2-4 क्वेश्चन लिए हैं नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य हो या फिर लोक नृत्य हो। पर हम जितने भी आपके जो शास्त्रीय नृत्य हो या फिर लोक नृत्य हो, इसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आपके पास बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है, शॉर्ट में बना देंगे तो आपके पास सीधी सीधी आ जाएगी, तो आप वहाँ से अपनी कॉपी में वो चीज़ लिख लें, अपने माइंड में सेट कर लेना। ठीक, चलो अब प्रश्न 14 की मैं बात करूंगा, भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भाई साहब महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा नगर वाला जो है वो राज्य है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर रहेगा, जैन धर्म के संस्थापक हैं। अब देखो क्वेश्चन को समझो, 3 से 4 चीजें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, पूरा। तो जैन धर्म की मैं संस्थापक की बात करूं तो वर्धमान महावीर जो है वो जैन धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन तो हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब समझेंगे हम बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो महात्मा गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। सिख धर्म की बात करूं तो गुरु नानक है, वो ये पंजाब के थे। और सिख धर्म के प्रमुख जो गुरु हैं वो कितने हैं? तो भाई साहब कहना 8 गुरु हैं। और सिख धर्म की उत्पत्ति की बात करूं तो ये 15वीं सदी में हुई थी। इतनी चीज़ों को आप अपनी मेमोरी में स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे फिर अपनी कॉपी में लिख लें, कुछ भी करो भैया, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, है ना, देखते ही पहचान जाओ। चलो अब बात करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 16, ईसाई धर्म कितने समूहों में विभाजित है? तो ईसाई धर्म जो है वो 3 समूहों में विभाजित है, इसको अपने माइंड में सेट कर लो, है ना। और जो 3 समूह हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है कैथोलिक, दूसरा है प्रोटेस्टेंट और तीसरा है ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, तो इन तीनों को अपनी कॉपी में लिख लो बेहतरीन ढंग से, या फिर अपने माइंड में स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो कहता हूँ। नेक्स्ट एक जो पॉइंट है उसको आप समझे पहले, यजीदी धर्म ईसाई धर्म से पहले का धर्म है। ठीक है, तो यजीदी धर्म अगर आपसे पूछ ले क्या है तो कहना ईसाई धर्म से पहले के धर्म को हम यजीदी धर्म कहते थे। 17 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, दुनिया में सबसे पहला धर्म कौन सा है? तो दोस्तों सनातन धर्म, हिंदू धर्म की मैं अगर बात करूं तो दुनिया का सबसे पहला प्राचीन धर्म माना जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लैक पॉटरी और मिट्टी के पाइप में जो पाए जाते हैं वो सब, इनकी बात अगर मैं करूं तो तमिलनाडु में होते हैं, इसको भी अपनी कॉपी में लिख लें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर 19 नंबर का रहेगा, मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो मोहम्मद साहब की बात करूं तो सबसे पहले आप समझो कि मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखते हैं, है ना, और पैगंबर हैं मुस्लिम संप्रदाय के। 570 ईस्वी के आसपास इनका जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर रहेगा, खजुराहो मंदिर स्थित है, कहाँ है खजुराहो मंदिर? तो भाई साहब मध्य प्रदेश में जो है खजुराहो मंदिर स्थित है।
21 की मैं बात करूँ सारनाथ स्थित है, तो वाराणसी में है। इसको भी अपनी कॉपी में लिख लें, नोट्स बना लें, चीज़ों को मेंटेन करते हुए आप चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पॉइंट है आपके लिए लिखा है ना। देखो यहाँ से पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने इस वीडियो में लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन लिए हैं और सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके साथ भी हमने क्वेश्चन बताए हैं, तो अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर 80 क्वेश्चन है केवल। ये जो 80 क्वेश्चन है वो 250 के बराबर है सीधे, समझो बात। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा की मैं बात करूं तो फतेहपुर सीकरी जो है बुलंद दरवाजा फेमस है यहाँ पे, और यूपी में है फतेहपुर सीकरी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की बात करूं तो ये मुंबई में है। क्या रेलवे स्टेशन है, आप हमें कमेंट में बताओ पहले, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 22 आप समझो। अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, कहाँ है अजंता एलोरा की गुफाएं? तो ये जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब एक और बात समझो, महाराष्ट्र में कहाँ है, कोई पूछ ले तो कहना औरंगाबाद में है। कहाँ है? औरंगाबाद में है। और कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। इसको भी आप अपने माइंड में सेट करते चलो। और एक पॉइंट और यहाँ से कंप्लीट कर लो कि माउंट आबू जो है वो राजस्थान में है। यहाँ पे दिलवारू मंदिर जो है वो भी राजस्थान से संबंध रखते हैं। तो इतनी भी चीज़ें अपनी कॉपी में लिख लो, है ना, दिमाग में सेट कर लो। चलो, हो सकता है आपको वीडियो सच में फास्ट लग रहा हो, रोक रोक करके चीज़ों को लिखते हुए चले। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि अब चीज़ें लंबी हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसलिए। प्रश्न 23 आपके सामने रहेगा। ताजमहल वास्तुकला एक शैली जो किससे संबंधित है? तो भाई साहब हिंदू फारसी से संबंधित है ताजमहल वास्तुकला। तो ये किसने बनवाया था? तो एक चीज़ और हमने नीचे लिख दी थी, शाहजहां ने बनवाया था, है ना। अच्छा एक बात बताओ, आप हमें ऐसे ही हम आपसे पूछ रहे हैं, बता सकते हो मुगल कालीन जो सल्तनत है उसकी स्थापना किसने करी थी? क्या बाबर ने करी थी या फिर हुमायूं ने करी थी, अकबर ने करी थी? आप हमें कमेंट में बता दो, ठीक है। महाबोधि मंदिर जो एक है वो कौन सा मंदिर है? तो ये बौद्ध धर्म का है। अभी हमने आपको बताया था महात्मा गौतम बुद्ध जो है ना, बौद्ध धर्म के माने जाते हैं। चलिए एक नेक्स्ट में पॉइंट की बात करूं, एडक्कल गुफाएं किस जिले में है? तो ये वायनाड में है। इसको भी आप याद रखेंगे। आप सबसे पहले कमेंट में एक चीज़ और बताएंगे हमें, है ना, कि वायनाड जो है वो कहाँ है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने रहेगा। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है? मैंने आपसे पहले भी बोला है कि शास्त्रीय नृत्य की एक प्रॉपर वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, है ना, तो जिससे सारी चीज़ें आपके लिए शास्त्रीय नृत्य हो चाहे फिर आपके लोक नृत्य हो कंप्लीट हो जाएंगे। तो समझो सबसे पहले कि कथक जो है कहाँ का है? तो उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम आप और याद रख लो, ये तमिलनाडु का है। दो आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। उत्तर भारत का कौन सा है? कथक है। और तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम है, ठीक। इतना आप अपनी कॉपी में लिख लो। विवेकानंद स्मारक स्थित है, कहाँ है? तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है, इसको भी लिख लें। वेकल किला कहाँ है? तो ये कासरगोड़ी में है। इतनी चीज़ें अपनी माइंड में या अपनी कॉपी में लिखते हुए आप चलेंगे। प्रश्न 26 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। देखो मैंने जब चैनल जो है स्टार्ट किया था कि गरीब से गरीब या फिर हर तबके के बच्चों को मैं गुणवत्तापूर्ण जो है वो शिक्षा देने का काम करूंगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज हो रही हैं। दोस्तों आने वाले टाइम में जो है चीज़ों को बहुत अच्छा करेंगे और बिल्कुल कोशिश जारी है ना। सारी चीज़ों के साथ हो सकता है बहुत जल्द आपके साथ मैं फेस कैम वीडियो के साथ मिल जाऊँ। चलिए प्रश्न नंबर 26 आपके सामने रहेगा आपकी स्क्रीन पर। चार मीनार स्थित है, कहाँ है? तो भाई साहब हैदराबाद में जो है चार मीनार है। प्रश्न 27 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भाई असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। देखो दोस्तों यहाँ पर अपने चैनल पर सारी क्लासेस अपलोड की जाती हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द मैं चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग हो, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की दो जो यूनिट वाइज हम मैराथन लेकर के आ रहे हैं वो तो आपको देखनी ही है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, और 4-5 क्लास में जो है पूरी भारतीय इतिहास एवं संस्कृति जो आपका माइनर या फिर मेजर सब्जेक्ट है कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। लिंक प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट जो है बिल्कुल बनी हुई है ना, या फिर लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर देंगे, आप वहाँ से सीधे पहुँच सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF वगैरह हम देते हैं आपको, तो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। चलो अब प्रश्न 27 आप समझो। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात कर रहा था, तो असम में ये है काजीरंगा, है ना। क्या एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा? आप हमें बताओ, है ना। गर्म पानी अभ्यारण्य जो है वो भी असम में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करूं या फिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो ये भी असम में है। और मानस में देखा जाए तो ये टाइगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और काजीरंगा में क्या है? एक सींग वाले गैंडे हैं। चलिए हमें लग रहा है बहुत नीचे आ गए हम लोग, कोई बात नहीं, हम वहीं पर पहुँच जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था अपना, बताओ जरा हमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 आपके स्क्रीन पर रहेगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है? तो भाई पश्चिम बंगाल में है ना। प्रश्न 29 बोलगट्टी महल बनवाया था डचों द्वारा, जो है बोलगट्टी महल बनवाया गया था, है ना। और प्रश्न 30 की मैं बात करूँ, केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? तो भाई साहब ये राजस्थान में है, ठीक है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है, इतना भी आप याद रखेंगे। और एशियाई शेरों के लिए फेमस है।
प्रश्न 31 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। भारतीय मंदिर स्थापत्य जो शैली है, कौन सी शैली है? तो ये नागरा शैली है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांस मुझे लग रहे हैं, तो इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लो। भारतीय मंदिर स्थापत्य जो शैली है वो नागरा शैली है। ठीक है, अब 32 क्वेश्चन से 3 से 4 चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। समझो पहले, सोनपुर का मेला जो है वो कहाँ लगता है? तो ये बिहार में लगता है, पंजाब में, राजस्थान में या फिर हरियाणा में? तो सबसे पहले देखो, सोनपुर का जो मेला है वो कहाँ लगता है? बिहार में लगता है, पहली चीज़। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सोनपुर का जो मेला है कैसा मेला है? तो आप कह देना ये पशु मेला है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा से लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा से लगता है, और एशिया का सबसे बड़ा मेला है। एशिया का क्या है? सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक, अब अगर आपसे पूछ लें कि बताओ, बिहार में कहाँ लगता है? तो कहना बिनर स्थान पर लगता है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है कौन सा? सोनपुर का मेला। ठीक, चलो अब प्रश्न नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। यहाँ से हम चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले आप समझो पर्यटन क्या है ना? एक दो चीज़ें हमने लिखी हुई हैं आपके लिए। पर्यटन एक प्रकार की यात्रा है। अब आपसे सीधा सीधा पूछ लें कि पर्यटन क्या है, तो आप आंसर एक लाइन में कर देना, बता देना कि एक यात्रा है। अब यात्रा कैसी है? जो आराम करने, मनोरंजन करने, खाली समय का आनंद उठाने और ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, प्रश्न 34 आपके सामने रहेगा। पर्यटक क्या है? तो पर्यटक क्या है? एक व्यक्ति है। पर्यटक क्या है? एक व्यक्ति है। और पर्यटन क्या है? एक यात्रा है ना? इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना होगा। जो जानकारी हासिल करने तथा मनोरंजन करने के लिए यात्रा करता है। कौन करता है भाई यात्रा? व्यक्ति करता है ना, ताकि वह दूसरे व्यक्तियों को अपनी यात्रा का जो है वो वर्णन दे सके, है ना, उन्हें बता सके कि वो कहाँ कहाँ घूमा है, क्या क्या चीज़ें उसने करी हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लो। ऐसी मैराथन क्लास जो है अगर आप चाहते हैं अदर सब्जेक्ट की भी, तो बिल्कुल बताओ हमें कमेंट करके, है ना। चलो जुड़ जाओ अपने परिवार BSc MS शुभम से, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा की। प्रश्न 36 की मैं बात करूंगा, पर्यटन के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों पर्यटन की मैं बात करूँ अगर, तो ये इनके 3 प्रकार होते हैं। अब आप समझो सबसे पहले कि 3 प्रकार होते कौन कौन से हैं। पहला तो होता है घरेलू पर्यटन, दूसरा होता है अंतर्गामी पर्यटन, तीसरे की मैं बात करूँ तो होते हैं दूसरे देश का पर्यटन। ठीक है, चलिए इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे प्रश्न 37 की मैं बात करूँ अगर, तो पर्यटन के जो तत्व हैं तो वो 5 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? 5 तत्व हैं। 5 तत्व समझो कौन कौन है। एक तो स्थान है, दूसरा आवास है, परिवहन है, आकर्षण है, और ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहलू है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा दे सकता है वो एग्जाम में कि बताओ इनमें से कौन सा पर्यटन का तत्व नहीं है ना। और ये 2-3 दे दिए उसने और एक दे दिया जो नहीं है, तो आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। इसलिए पांचों के पांचों अपने माइंड में आप सेट कर लो कि स्थान है, आवास है, परिवहन है, आकर्षण है और ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहलू हैं। इनके अलावा कोई और जो तत्व पर्यटन का नहीं है। केवल कितने तत्व हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि केवल 5 तत्व हैं। ठीक है, चलो। और अगर लाइक नहीं किया हो ना अभी तक, तो बिल्कुल 100 काम छोड़ करके पहले तो लाइक कर दो, है ना, हमें भी थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए, हमें भी अच्छा लगे। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कहना ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ना। प्रश्न नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बहुत शानदार तरीके से हमने 38 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर, है ना। और 39 नंबर की मैं बात करूँ तो यहाँ से कुछ संगठन के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो समझो पहले IATA का पूर्ण रूप क्या है। देखो हिंदी में भी दे सकता है आपसे, हिंदी में भी दे सकता है कि IATA क्या है ना। आपको उसने ऐसा लिख दिया अगर, तो आप कंफ्यूज ना हो जाना कि ये सर ने तो बताया था ऐसा IATA, उसने लिख दिया ऐसा, है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, चीज़ों को आप बहुत अच्छे से माइंड में करते चलें, क्योंकि एग्जाम में आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत रहेगी। प्रश्न नंबर 39 जो है आपके सामने, IATA का पूरा रूप क्या है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है IATA का पूर्ण रूप है। स्थापना की मैं बात करूं तो अप्रैल 1945 में जो है IATA की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो हवाना, क्यूबा में IATA की स्थापना हुई थी। इतनी चीज़ों को आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे। चलिए अब एक बात और समझो IATA से। IATA एक निजी संगठन है जो सुरक्षित, विश्वसनीय और किफ़ायती एयरलाइंस सेवाओं के लिए दुनिया भर में अनुसूचित एयरलाइनों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। तो सबसे पहले एक बात समझो कि ये है क्या। IATA एक निजी संगठन है, इतनी चीज़। और दूसरी चीज़ ये क्या है कि ये एयरलाइन सेवाओं के लिए दुनिया भर में जो सहयोग वगैरह है वो करता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। आप इसका फुल फॉर्म भी नहीं भूलेंगे, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। और स्थापना कब हुई थी? तो भाई साहब अप्रैल 1945 में हुई थी। और कहाँ है इसका मुख्यालय, ये कहाँ है? तो कहना हवाना, क्यूबा में इसकी स्थापना वगैरह हुई थी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें अपने माइंड में सेट कर। प्रश्न नंबर 40 की मैं अगर बात करूँ
तो IATA वर्तमान में कितने देशों की एयरलाइंस के साथ भागीदारी कर रही है? तो जितने 250 एयरलाइंस के साथ जो है भागीदारी कर रही है IATA, और पहले जो है 31 देशों की 57 एयरलाइंस के साथ ये भागीदारी करती थी, है ना। नेक्स्ट जो संगठन है आपका, वो आपका रहेगा ITDC, है ना। ITDC है, इसके फुल फॉर्म की मैं अगर बात करूं तो भारत पर्यटन विकास निगम इसका फुल फॉर्म है हिंदी में। स्थापना की मैं अगर बात करूं तो 1 अक्टूबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और इंग्लिश में अगर इसके फुल फॉर्म देखें तो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाला लिख लें और हिंदी वाले हिंदी वाले लिख लें, ठीक है। और लाइक जरूर कर दो वीडियो को अगर अभी तक नहीं किया हो, है ना। आप लोग कह रहे होंगे सर बताओ बार बार लाइक का कह रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमें भी थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैं जो काम कर रहा हूँ सच में आप लोगों को पसंद आ रहा है ना। 42 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, पाटा क्या है। अब देखो पाटा से समझेंगे 5 से 6 चीज़ें। फुल फॉर्म समझो, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, 4-5 फुल फॉर्म दे देंगे, आप घूम जाएंगे, इसलिए अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो। क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। पाटा की स्थापना 1951 में हवाई में हुई थी, है ना। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? तो पहले इसका मुख्यालय हवाई में ही था और वर्तमान में सैन फ्रांसिस्को में है। किसका मुख्यालय? पाटा का मुख्यालय, ठीक है। चलो अब इसके उद्देश्य की मैं बात करूँ अगर, तो आपके सामने है उद्देश्य, प्रशांत रिम के भीतर क्षेत्रों में यात्रा को और विकसित करना, बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करने के लिए शामिल जो है वो किया गया है। क्या? प्रशांत और रिम के भीतर के क्षेत्रों में, ठीक है। तो यात्रा करने से टोटली संबंधित है। इन्हीं चीज़ों को आप अपने माइंड में सेट करेंगे और सेट करते हुए चलेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 43 आपके सामने रहेगा। पाटा का पहला सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया था? तो जनवरी 1952 को होनोलुलु में। कहाँ? होनोलुलु में पाटा का पहला सम्मेलन किया गया था, है ना। तो आपको याद रखने में अच्छा लगेगा, है ना। अच्छे का मतलब ये है कि ऐसा एक वर्ड है जिसे आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है। पाटा का पहला एसोसिएशन, पहला एशियाई कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो 1976 में मनीला के फिलीपींस में पाटा का एशियाई कार्यालय स्थापित किया गया। बिल्कुल इसको अपने माइंड में सेट कर लें, ठीक है। चलो अब बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 45, है ना। बहुत बेहतरीन ढंग से आपने 44 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस जो है वो संगठन से हैं, इसके बाद के क्वेश्चन हम समझते हुए चलेंगे। बहुत वन लाइनर के फॉर्म में भी हमने सीधे सीधे लिए हैं, समझो आप जल्दी से। टाई का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया टाई का फुल फॉर्म है। यह भारत का सबसे बड़ा पर्यटन संगठन है। एक बात और समझ लो, भारत का सबसे बड़े पर्यटन संगठन की अगर बात आती है तो टाई की आती है। टाई एक सीमित संगठन है। कैसा है भाई? सीमित संगठन है। मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय मुंबई में है। सीधी सीधी लाइन है, अपने माइंड में सेट कर लो। कहाँ है मुख्यालय? मुंबई में है। सबसे बड़ा संगठन है। उद्देश्य क्या है? भारतीय ट्रैवल कंपनियों की हितों की रक्षा करना, ये उसका मात्र उद्देश्य है। और टाई जो है वो 2 प्रकार की सदस्यता प्रदान करता है। कितने प्रकार की? तो कहना 2 प्रकार की सदस्यता प्रदान करता है। अब 2 कौन कौन सी? एक तो सक्रिय सदस्य और दूसरे सहयोगी सदस्य। कौन से? एक सक्रिय और दूसरे सहयोगी सदस्य, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, IATO। IATO की मैं बात करूं तो पूर्ण रूप हो जाएगा इसका इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। 1982 में जो है राजधानी दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। IATO की, और टूर ऑपरेटरों के हितों को प्रोत्साहन करने के लिए जो है इसकी स्थापना करी गई थी। बिल्कुल अपनी कॉपी में बेहतरीन ढंग से चीज़ों को लिख लें आप। प्रश्न नंबर 47 आपके सामने देखो, FHRAI का पूर्ण रूप क्या है? फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है FHRAI का पूर्ण रूप है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फेडरेशन है। कैसा है? तीसरा सबसे बड़ा फेडरेशन है और भारत के पर्यटन के विकास में एक सक्रिय भूमिका जो है वो निभा रहा है ना। एक बात और समझो, 1955 में महान स्वर्गीय राय बहादुर MS ओबराय द्वारा इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें जो है आपके लिए सफिशियंट है जानना, है ना। प्रश्न नंबर 48, पहली ट्रैवल एजेंसी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो थॉमस कुक एंड सन्स के द्वारा स्थापित की गई थी। देखो आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ोगे, इससे अच्छा है कि 1-1.5 घंटे की वीडियो को बिल्कुल शांति से देख लो, है ना। देखो देखनी तो पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं, हो नहीं सकता कि आप एग्ज़ाम देने ना जाओ, है ना। एग्ज़ाम आपको देना है, बिल्कुल देंगे आप एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम में आप अगर जो कहते हैं ना कि जो डर गया वो गया, मतलब, है ना। तो डरना नहीं है आपको जंग जो है बिल्कुल जीत के आनी है। प्रश्न 48 आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है कि थॉमस कुक एंड सन ने जो है पहली ट्रैवल एजेंसी की स्थापना करी थी, है ना। कब करी थी? तो 19वीं सदी की आखिरी में करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था,
आपने समझ लिया है। प्रश्न नंबर 49 कमल मंदिर स्थित है। अब देखो मंदिर से हम क्वेश्चन समझेंगे, यहाँ से आ सकता है एग्जाम में। कमल मंदिर जो है वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक, अब एक और बात समझो, दिल्ली से हम 4-5 चीज़ें कवर करते हैं यहाँ पे। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है ना, कालकाजी मंदिर है, योग माया मंदिर है, छतरपुर मंदिर है, बिरला मंदिर है और इस्कॉन मंदिर है। तो ये सारे टेम्पल जो हैं कहाँ हैं? दिल्ली में है। देखो ये यहाँ से ये पूछा जाता है काफ़ी, छतरपुर मंदिर, ऐसा लगता है जैसे ये छतरपुर में हो, मध्य प्रदेश के। ठीक है, बिरला मंदिर भी खूब पूछते हैं, अक्षरधाम भी खूब पूछते हैं, तो आप इन सबको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें, माइंड में सेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है प्रश्न नंबर 50, दशहरा के दौरान मनाया जाता है। कब मनाते हैं? तो भाई साहब सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है दशहरा मनाया जाता है ना। इसके बाद दीपावली मनाई जाती है और दशहरा से पहले नवरात्रि मनाते हैं। पता है कि नहीं आपको? और रक्षाबंधन की मैं बात करूँ तो ये पूर्णिमा मास में मनाया जाता है ना। और होली का अर्थ क्या होता है? केवल उत्सव होता है, मेला नहीं होता है इसका अर्थ। कई लोग बोलते हैं कि मेला भी, होली का अर्थ क्या होता है? उत्सव होता है ना। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, दीपावली जो है अमावस्या को मनाया जाता है, इतना भी आप माइंड में अपने सेट कर लेंगे। रक्षाबंधन जो है वो पूर्णिमा मास में, और दीपावली की मैं बात करूँ तो अमावस्या को मनाया जाता है। कुछ बच्चे इस वीडियो को बाद में वॉच करेंगे, पर आप जितने जल्दी इस वीडियो को वॉच कर लेंगे, बहुत शानदार तरीके से अगर आपने नोट्स बना लेंगे तो कहीं ना कहीं याद रखना दोस्तों, बिल्कुल ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं आपके माइनर जो आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगा देंगे। प्रश्न नंबर 51 आपके लिए है, ट्रेड फेयर मनाया गया। ट्रेड फेयर कहाँ मनाया गया? तो भाई साहब दिल्ली में मनाया गया था, है ना। अब 3-4 चीज़ें और समझो। आइवरी चूड़ियाँ जो हैं वो पंजाब में फेमस हैं। और रॉयल ओरिएंट पर्यटन निगम की बात करूँ तो ये गुजरात द्वारा लॉन्च किया जाता है। ब्लू पॉटरी की बात करूँ तो ये दिल्ली। ठीक है, ब्लू पॉटरी कहाँ? दिल्ली। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 52, भारत में हवाई यातायात को नियंत्रित करने वाली एजेंसी कहलाती है। तो हवाई यातायात को नियंत्रित करने की अगर बात करूँ तो डीजीसीए एजेंसी जो है हवाई यातायात को नियंत्रित करने वाली एजेंसी कहलाती है। प्रश्न नंबर 53, भारत के किस नगर में चोल काल के स्मारक है? तो तंजौर में जो है, भारत के तंजौर में चोल काल के स्मारक हैं दोस्तों। बिल्कुल, जब तक कंप्लीट वीडियो नहीं हो जाएगी बिल्कुल सांस नहीं लेने वाले हैं, है ना। सारी चीज़ों को कंप्लीट करके ही मानेंगे आज। स्वर्ण मंदिर की मैं बात करूँ अगर तो कहाँ है? तो भाई कहना अमृतसर में है, पंजाब में है। एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर की बात करें अगर तो पुष्कर में है। केवल एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में, है ना। खनिज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो बिहार में है। उड़ीसा के कोणार्क में किसका मंदिर है? तो सूर्यदेव का है। ठीक, स्वर्ण मंदिर की बात करूँ तो अमृतसर पंजाब में है, और उड़ीसा के कोणार्क की बात करूँ तो ये सूर्यदेव का मंदिर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने रहेगा। प्रश्न नंबर 54, ऊंट सफारी के लिए अगर आपको ऊंट सफारी का आनंद लेना है ना, तो आप कहाँ जाएंगे? जैसलमेर जाएंगे, राजस्थान जाएंगे। बौद्ध धर्म के पालना जो है वो किसे कहते हैं? तो बिहार राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? तो कर्नाटक में है। प्रश्न नंबर 57 की मैं अगर बात करूँ तो नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में जो है नेपियर संग्रहालय की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, अभी आपको ऊपर बताया था। प्रश्न नंबर 59, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी है ना। और दक्षिण की गंगा भी गोदावरी को ही कहा जाता है। इतनी चीज़ें अपने माइंड में बहुत अच्छे से सेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 60। ठीक है, केवल 20 क्वेश्चन और बचे हैं, लगे रहो, चीज़ों को धुआं करने वाले हैं हम ही। अवकाश एक है, क्या है भाई अवकाश? अवकाश एक गतिविधि है। क्या है भाई अवकाश? अवकाश एक क्या है? गतिविधि है। मनोरंजन एक क्या है? तो मनोरंजन एक सेवा है। 2 से 3 चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, समझो पहले। देखो अवकाश क्या है? अवकाश एक गतिविधि है। ठीक, अब मनोरंजन क्या है? तो मनोरंजन एक सेवा है। ये पूछा जाता है ना। आपसे सीधा क्वेश्चन आ गया अगर एग्जाम में कि बताओ मनोरंजन इनमें से क्या है? अवधारणा है, साहसिक है, समय सीमा है, या फिर सेवा है? तो आप बता देना कि वहाँ पे मनोरंजन एक सेवा है, अवकाश गतिविधि है, और एक धक्का रणनीति की बात करें तो ये ग्राहक की ओर निर्देशित करती है। इतनी चीज़ें अपने माइंड में आप सेट कर लें। प्रश्न नंबर 61 आपके सामने रहेगा। मैप का क्या अर्थ है? तो सबसे पहले फुल फॉर्म समझो। मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान जो है मैप का अर्थ होता है। और ये जो सुविधाएं देता है वो कमरा प्लस नाश्ता, ये 2 चीज़ें देता है। एपी की मैं बात करूं, देखो यहाँ से एपी सीपी ईपी 3 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। एपी क्या है? कमरा, ब्रेकफास्ट प्लस दोपहर का भोजन प्लस रात्रि भोज, है ना, या फिर डिनर हम जिसे कहते हैं, वो देता है। सीपी सुविधा की बात करें तो कमरा प्लस कॉन्टिनेंटल नाश्ता देता है। और ईपी केवल कमरे प्रोवाइड करवाता है। तो ये अगर आपसे कोई कहता है कि भाई हमारी होटल में ईपी वाली सुविधा है, तो केवल कमरे वो देगा,
है ना। अब वो कहेगा सीपी सुविधा है, तो इसका मतलब है कमरा प्लस कॉन्टिनेंटल नाश्ता देगा। और एपी की अगर बात करें तो ये कमरा प्लस ब्रेकफास्ट प्लस दोपहर का भोजन देगा, है ना, डिनर भी देगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में लिख लें, माइंड में सेट कर लें। 62 नंबर का क्वेश्चन, अस्थायी होटल में अतिथि ठहरने की अवधि की अनुमति कितनी होती है? तो केवल 1 दिन होती है या फिर उससे कम टाइम की जो है अवधि होती है। प्रश्न नंबर 63, एक व्यक्ति जो अपना स्थान बदलता है क्या कहलाता है? भाई साहब, स्थान बदलने वाले ऐसे व्यक्ति को हम यात्री कहते हैं, पैसेंजर कहते हैं। ठीक है, चलो 64 नंबर क्वेश्चन, देश में कम से कम 24 घंटे रहने वाले आगंतुकों को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब, पर्यटक जो है देश में कम से कम 24 घंटे रहने वाले आगंतुकों को पर्यटक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 65, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में जो है विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद की स्थापना हुई थी। प्रश्न 66 की मैं बात करूं तो प्रथम घरेलू यात्रा मार्ग जो है वो कराची से दिल्ली के बीच उस टाइम की ये बात थी। 1912 में जो घरेलू हवाई यात्रा जो है वो शुरू करी गई थी, है ना। तो उस टाइम कहाँ से कहाँ तक? तो कराची से दिल्ली की बात थी उस टाइम। ठीक है, चलिए अब बताओ कराची कहाँ है अभी वर्तमान में? क्या पाकिस्तान में है? प्रश्न नंबर 67, भारत में टाटा एंड सन्स एयरलाइन की स्थापना जो है वो जेआईडी डैडी, है ना, जेआईडी डैडी द्वारा करी गई। कब करी गई? तो 1946 में करी गई। और ये इसका मूल रूप देखा जाए तो एयर इंडिया है ना। इतनी चीज़ें। प्रश्न नंबर 67, आप खोर के पी जाओ बिल्कुल। 1946 में टाटा एंड सन्स एयरलाइन की स्थापना करी गई थी, जेआर डैडी द्वारा करी गई थी। और इसके मूल रूप की बात करूँ तो एयर इंडिया, आपने समझ लिया है। 68 नंबर की मैं बात करूँगा, भारत में पहली एयरलाइन की स्थापना वर्ष 1932 हो जाएगी। 69, भारत में कम किराए वाली एयरलाइन कौन है? तो आकाशवाणी दक्कन है। कौन सी है भाई? भारत में सबसे कम किराए वाली एयरलाइन की बात करूं तो आकाशवाणी दक्कन है ना। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय कितने हवाई अड्डा हैं? तो 12 हैं, 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं कुल। चलो 71, पैक्स का अर्थ है, पैक्स का क्या अर्थ है भाई? तो यात्री जो है, पैसेंजर जो है, पैक्स का अर्थ है। 72 क्वेश्चन, इंक्लूसिव टूर की मैं बात करूं अगर समावेशी दौरे, तो इसके संस्थापक कौन थे? थॉमस कुक थे, है ना। प्रश्न नंबर 73, राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार कब किया था? तो 1903 में किया था, है ना। बहुत शानदार तरीके से आपने 73 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, है ना। थोड़े से फास्ट हम चले हैं। अब देखो फास्ट हमें इसलिए चलना पड़ा क्योंकि चीज़ें काफ़ी थी, है ना, कवर करना था आपको, है ना। आप भी हम भी ये सोच रहे थे कि आप कहीं ना कहीं बोर ना होने लगे, तो थोड़ी सी बातें भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। चलो नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 73 आपके सामने रहेगा। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का जो है आविष्कार वो कब किया था? तो 1903 में किया था। 74 की बात करें, मानक दस्तावेज किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो बीएसपी के द्वारा जारी किए जाते हैं। और सुनो, ये बीएसपी कोई पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बीएसपी। 75, यूके पहली स्टीम बोट सेवा लंदन से कहाँ तक थी? तो उस टाइम की बात करें तो ये कब्रगाह, जिसे हम ग्रेवेसैंड कहते हैं, उस वहाँ तक थी। 76 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। आप लिखते हुए चल रहे हैं कि नहीं चल रहे बताओ? सारे क्वेश्चन को आपको लिखते हुए चलना है, ऐसा ना करो कि आप सब, है ना, ऐसे ही सब कबाड़ा करवा दो। नाक बचानी है आपको। बीएससी एमएस स्वयं स्टडी प्लेटफॉर्म पे पढ़ता हुआ हर विद्यार्थी अपना परिवार है, और मैं चाहता हूँ कि हर परिवार का जो सदस्य है मैं सबको साथ लेकर के चलूँ। और साथ लेने का मतलब तभी होगा जब आप मेहनत बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। हम मेहनत करेंगे और आप मेहनत करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी और आसान हो जाएंगी दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 76, किस वर्ष में मिस्टर कुक ने अपनी एजेंसी का नाम बदलकर थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड कर दिया? तो 1978 में जो है मिस्टर कुक ने अपनी एजेंसी का नाम बदलकर थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड कर दिया था। प्रश्न नंबर 78 बहुत बेहतरीन उम्दा तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। भूमि द्वारा यात्रा के परिवहन को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो सतह कहते हैं, सरफेस कहते हैं। 79 मालवाहक जहाज़ों को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब मर्चेंट कहते हैं या फिर इन्हें हम ताजिर कहते हैं। आप बताओ ताजिर किस भाषा का शब्द है? बता सकते हो क्या? बताओ। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, प्रश्न नंबर 80, हिंदुओं में लगभग जो है पूरे भारतीय जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें अगर पूरे संसार में, तो अगर भारतीयों के हिंदू देखें तो 82% जो है भारतीय हिंदू जनसंख्या कवर करती है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर अच्छा लगाओ, हेल्पफुल लगाओ, और दोस्तों में बिल्कुल शेयर कर दो, फैला दो वीडियो को। देखो सुनो, एक बात और हमें आपके साथ शेयर करनी है कुछ। टूर गाइड की पहले भी हमने 3-4 क्लासेस बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप बिल्कुल देख लो, है ना। कुछ एवरेज बच्चे होते हैं जो एक क्लास देख करके काम चलाएंगे, है ना। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन मेरी उम्मीद यही है कि आज की जो क्लास आपने अगर पूरी कर ली तो बिल्कुल गारंटी के साथ अगर 75 मार्क्स का अगर आपका पेपर आता है तो बिल्कुल उम्मीद रहेगी कि 65+ यहीं से फंस जाए, ठीक है। और अगर आप इन 3-4 वीडियो को और भी देख के जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी।
ठीक है, तो बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है ना। पर्यावरण की अगर मैं बात करूँ, ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ की अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो बिल्कुल ना लें। बहुत अच्छे तरीके से हमने क्लासेस उपलब्ध करवाई हैं। मैराथन क्लास भी हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे, चाहे फिर वो डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर आपके अदर सब्जेक्ट हो, है ना। डिजिटल मार्केटिंग की 2 से 3 क्लास शायद उपलब्ध हैं अपने चैनल पर, बिल्कुल जाके जरूर देख लें। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की जो है हम यूनिट 22 मैराथन लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, तो आप बिल्कुल करते चलें। एक वीडियो में 1 यूनिट कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। मैथमेटिक्स में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, केवल एक वीडियो में, आपको दूसरी वीडियो वॉच करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक वीडियो में संपूर्ण लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने करवा दिया है। नहीं देखा है तो बिल्कुल देख डालो, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। और मैथमेटिक्स अगर बीएससी के स्टूडेंट हों, बीटेक के स्टूडेंट हों, है ना, या फिर माइनर मेजर आपका विषय हो, तो कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की बात करूँ या फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट यहाँ पे करी थी, है ना। तो बिल्कुल परेशान ना हो, पर्यावरण को हम बहुत शानदार तरीके से हम यहाँ पे भी समझते हैं और सारी चीज़ें हम करते हुए चलते हैं। तो सारी चीज़ों की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। बाकी अगर आपका संपूर्ण राजनीति विज्ञान आपका अगर विषय है, तो संपूर्ण राजनीति विज्ञान को मात्र एक वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में, सब हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, है ना, तो देख डालो। बाकी अगर आप सिलेबस के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं अपनी, या फिर सिलेबस के लिए टेंशन है आपको कि सिलेबस क्या है सर, तो बिल्कुल हम टेलीग्राम चैनल पर इसका सिलेबस जो है हम आपके साथ शेयर कर देंगे टूर एंड गाइड का, या फिर अदर जो आपको सिलेबस चाहिए आप हमें कमेंट में बताओ, है ना। तो अपनी यूनिवर्सिटी से मैच कर लो और बस लग जाओ, धुआं धुआं कर दो सारी चीज़ों को, है ना। और नाक बचानी है दोस्तों आपको, है ना। ऐसा ना करना कि पता चले मैं मेहनत करता रहूँ और आप चीज़ों को हल्के में ले जाओ, बिल्कुल नहीं। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हुए आप चलेंगे और सब चीज़ों को अच्छा करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल कर दो, है ना। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, आपने लाइक नहीं किया अभी तक, बिल्कुल लाइक कर दो, है ना। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वस्थ रहिएगा, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा।